हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्त। स्वागत है आप सभी का शिक्षा डाउन पे आपके इकोनॉमिक्स बैच में। तो आज आपकी जो क्लास रहने वाली है इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग, जिसमें आपका जीडीपी डिफलेटर के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें समझ नहीं आती हैं, तो आज एक एक पॉइंट पे हम लोग बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग जुड़ जाओ और क्लास को अंत तक आपको देखना है, क्योंकि आज हम क्लियर करने वाले हैं आपका ये कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्त, चलिए। तो सबसे पहले तो जो आपका बैच है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, और अगर अभी भी कोई छात्र ऐसा है जिसको इकोनॉमिक्स उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के लिए पढ़ना है तो बैच को परचेज कर सकता है। बाकी आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो जीडीपी डिफलेटर का है। यानी आप ये कहोगे, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आखिर ये जीडीपी डिफलेटर होता क्या है। देखिए, अगर हम एक वर्ड में आपको समझाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये कीमतों में परिवर्तन पर आधारित होता है। मतलब देखो, इसमें एक बेस ईयर भी होगा, जैसे कि अभी आगे हम आपको बताएंगे। और दो तरीके की जीडीपी आप यहाँ देखोगे, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। और नॉमिनल और रियल जीडीपी को हमने आपके बैच में डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। जब मैंने जीडीपी चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी कि कितने तरीके की जीडीपी होती हैं। तो उसमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को हमने इंक्लूड किया था, और आज भी बता देंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जीडीपी डिफलेटर के वर्क की बात कर लें तो देखो, यह एक प्रकार का आर्थिक, आपको पता है कि संकेतांक का काम करता है। या आपको सामने देखो दिया भी गया है कि जीडीपी डिफलेटर जो है यह एक मूल्य सूचकांक है। बच्चे, यह क्या है? एक मूल्य सूचकांक है, जो यह दर्शाता है कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें एक आधार वर्ष की तुलना में, मतलब समझना, मतलब अगर आप 2025 चल रहा है तो अगर हम आधार 2025 की अगर हम जीडीपी को काउंट करें तो हम कह दें कि भाई साहब हम आधार वर्ष ले लें 2010, 2011 या 2019, है ना। तो उसमें जो डिफरेंस आएगा तो ये उस चीज़ को बताता है, या मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखो ध्यान से, अगर हम आपसे कहते हैं, अब वही चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हम इसको बहुत शॉर्ट टर्म में बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं की जो कीमतें हैं, है ना, उनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इसको मेजर करता है जीडीपी डिफलेटर। ठीक है, इसको मेजर करता है कौन? जीडीपी डिफलेटर मेजर करता है। अब इसका जो सूत्र होता है वो होता है जीडीपी डिफलेटर बराबर नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी डिवाइड में और इनटू 100। मतलब अगर हम इसको कह दें कि नॉमिनल जीडीपी और बटे, है ना, रियल जीडीपी इनटू 100, तो इस फॉर्मूले से हम जीडीपी डिफलेटर को निकाल सकते हैं कि आखिर जीडीपी डिफलेटर हमारा कितना आ रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए। तो अब एक क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि जीडीपी डिफलेटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब अगर हम आपसे ये कह दें कि मान लो, बहुत ध्यान से बातें समझना लल्ला। मान लो अगर हम आपसे कह दें कि जो नॉमिनल जीडीपी है, एन नॉमिनल जीडीपी, एनजी, या ऐसे लिख लो नॉमिनल जीडीपी। मान लो नॉमिनल जीडीपी हमारी 2025 की, ठीक है, 2025 की जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है 2025 की, अगर हम इसको मान लें कि ये 150 लाख करोड़ है। कितना है? 150 लाख करोड़। ठीक है, ये हमारी नॉमिनल जीडीपी है 2025 की। ठीक है, इसके बाद में अगर हम रियल जीडीपी की बात करें, ठीक है, नंबर 2, अगर हम आपसे कह दें कि रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी अगर हम देखें यहाँ पे तो 2025 में अगर हम आधार वर्ष किसको माने, मान लो हमने 2011-12 को मान लिया, ऐसे लिख लो आधार वर्ष, आधार वर्ष 2011-12, ऐसे 11-12, ठीक है, 2011-12 को आधार वर्ष मान लें, है ना, मतलब इस वर्ष की कीमतें लेंगे, इस वर्ष की कीमतें होंगी इसमें इंक्लूड। ठीक है, तो अब अगर हम मान लें कि उस हिसाब से देखें, अगर 2011-12 के हिसाब से, तो नॉमिनल जो रियल जीडीपी है ये 120 लाख करोड़ है, 120 लाख करोड़। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कह दे कि बता दो जीडीपी डिफलेटर क्या होगा, जीडीपी डिफलेटर क्या होगा, तो अब आपको बताओ क्या आपने पढ़ा है, जल्दी से बताओ। अब आपसे कोई कह दे कि जीडीपी डिफलेटर क्या है तो क्या बताओगे?
तो अब आपको ये देखना है, ऊपर होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। क्या होता है यहाँ पे देखो, हमने क्या पढ़ा, नॉमिनल जीडीपी, और यहाँ क्या होता है, रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी कितनी है, 150 है बटे 120, और इनटू क्या कर देंगे, 100। तो 0 से 0 काट दो, 4 3 जा 12 होता है, 4 से काटेंगे 25 बार में चला जाएगा, 3 से 5 बार में चला जाएगा, और 5 और 25 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 125। ठीक है, 125 में 100 तो आप मानते हैं कोई भी चीज़ 100% होती है। अब ये कितना ज़्यादा है, ये 25 ज़्यादा है। तो अब इसका जो ये 25 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, तो ये जो जीडीपी डिफ्लेटर आया है, ये दर्शाना चाह रहा है कि 2011-12 की तुलना में 2025 में जो औसत मूल्य स्तर में वृद्धि हुई है वो 25% की हुई है। कितने परसेंट की हुई है बच्चे, 25% की हुई है। एक एवरेज रेट में जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो 25% है, अगर हम 2025 में काउंट करें, 2025 में 2011-12 की तुलना करते हुए। ठीक है, तो 25% हमारा जीडीपी डिफ्लेटर आ गया। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो कीमतों में जो परिवर्तन आ रहा उसको मेजर करता है। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बताओ, ये चीज़ क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया। देखो, जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान कीमतों पर मापी जाती है। जो नॉमिनल जीडीपी है, जैसे हमने 2025 की कीमतें यहाँ पे इंक्लूड की हैं, तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब है जो प्रेजेंट वाली कीमतें हैं उन पर मापी जाती है। ठीक है, इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव भी शामिल होगा, इसमें मुद्रास्फीति पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो भी शामिल होगा। अब रियल जीडीपी में क्या होता है कि रियल जीडीपी जो होती है वो एक आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर मापी जाती है। ठीक है, रियल जीडीपी पे क्या है कि ये आधार वर्ष की एक स्थिर कीमतों पर मापी जाती है, जैसे 2011-12 की इस वर्ष की कीमतें हमने ली हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति या मूल्य परिवर्तन से मुक्त होती है। यह जीडीपी जो रियल जीडीपी होती है यह मुद्रास्फीति से मुक्त होती है, मुद्रास्फीति से मुक्त होती है। ठीक है, जो आपकी रियल जीडीपी होती है। तो ये भी आप बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े दोस्त। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स देखो क्या है। नाम क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर या मूल्य जीडीपी सूचकांक। ठीक है, अब देखो, अगर हम एक बहुत छोटी सी आपसे बात कर लें यहाँ पे, कि कभी भी अगर आपसे कहा जाता है, जैसे यहाँ पे सूचकांक का मतलब देखो, या व्यापक है ना, तो व्यापक मूल्य सूचकांक प्रकार क्या है, ऐसा प्रकार क्या है, इसका प्रकार है व्यापक मूल्य सूचकांक। तो व्यापक मूल्य सूचकांक का मतलब क्या होगा, बताओ जल्दी से। व्यापक मूल्य सूचकांक का मतलब क्या होगा, इसका भी मतलब वही है कि देखो, व्यापक मूल्य सूचकांक दर्शाता है कि जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है। ठीक है, और मतलब जो भी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करेगा उनकी कीमतों में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, ये है व्यापक मूल्य सूचकांक। ये भी सूचकांक भी क्या दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। ये सूचकांक किसको दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है, परिवर्तन। ये भी किसको दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, मापता क्या है, क्या मापता है भाई जीडीपी डिफ्लेटर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों में बदलाव क्या है, परिवर्तन क्या है। हमने क्या कहा, परिवर्तन को बताता है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों में क्या बदलाव आ रहा है, यही दिखाता है जीडीपी डिफ्लेटर या मूल्य जीडीपी सूचकांक। ठीक है दोस्त, आधार वर्ष में जैसे हमने अभी क्या कहा, रियल जीडीपी में, तो एक निश्चित वर्ष में जिससे तुलना की जाती है। आधार वर्ष का मतलब क्या है, एक निश्चित वर्ष जिससे तुलना की जाती है, जैसे 2011-12 की हम बात करें। ठीक है, प्रकाशन कौन करता है इसका भाई, प्रकाशन कौन करेगा, जल्दी बताओ। तो प्रकाशन करता है भारत में या सीएसओ। ठीक है, सेंट्रल क्या है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ला मेरे, जल्दी बताओ। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, द्वारा जारी किया जाता है। अब देखो, जो अब इसको हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो इसको हिंदी में पढ़ेंगे बच्चे, देखो ध्यान से, क्या कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, अब ये जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, सीएसओ, ये जो है ये भारत में
जो आप कह सकते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत सरकारी एक एजेंसी है। क्या है ये? एक एजेंसी है, ये एक सरकारी एजेंसी है, ऐसे लिख सकते हो। यह एक सरकारी एजेंसी है, ठीक है। ओके, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है दोस्त। महत्व क्या है इसके? महत्वों की अगर चर्चा कर ले तो देखो, सबसे पहली बात तो महत्व में आपको पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति को मापने का एक व्यापक तरीका है। एक बड़े स्तर पर मुद्रास्फीति को हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। रियल जीडीपी की गणना के लिए आवश्यक है। अगर हमको रियल जीडीपी की गणना करनी है, रियल जीडीपी की गणना, तो ये बहुत आवश्यक है। सरकार की आर्थिक नीतियों के विश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण है। जो भी सरकार की आर्थिक नीतियां होती हैं उनके विश्लेषण हेतु ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहले क्या थी नीतियों में, पहले क्या कीमतों में परिवर्तन हुए थे, आज के इनकी नीतियों के अनुसार कीमतों में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनके विश्लेषण हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहाँ पे देखो बात की जा रही है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की। तो अब देखो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताओ। बताइए भाई, कोई कमेंट करेगा? हम्म बताओ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब सीपीआई की बात करते हैं, सीपीआई का मतलब होता है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो वो होता है आपका सीपीआई। और जो डब्ल्यूपीआई होता है वो होलसेल वाला होता है। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो सीपीआई का मतलब मैंने क्या बताया आपको, ये होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और डब्ल्यूपीआई क्या होता है? होलसेल, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिएगा, डब्ल्यूपीआई सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से अलग है क्योंकि यह सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है, ना कि केवल उपभोक्ता या थोक वस्तुओं को नहीं, ठीक है। इसीलिए ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से अलग है। कौन? जीडीपी डिफ्लेटर। क्योंकि ये अभी देखो आपने इसमें क्या देखा था, हाँ ये देखो संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ठीक है, में वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों में बदलाव क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें सब कुछ समाहित है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई शामिल करें। तो ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से अलग है क्योंकि यह सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करता है, केवल उपभोक्ता या थोक वस्तुओं को नहीं, ठीक है। सीमाएं क्या है? यह हर महीने जारी नहीं होता है भाई, ये हर महीने थोड़ी जारी होगा। जब जब जीडीपी की बात करेंगे तभी जारी होगा, जीडीपी होने के बाद। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की तरह यह हर महीने जारी नहीं होता है। यह जीडीपी डेटा उपलब्ध होने के बाद ज्ञात होता है। जब आपका जीडीपी डेटा पूरी तरीके से उपलब्ध हो जाएगा उसके बाद में ये बता पाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का सूचकांक है जो डिफरेंसिटी को दिखाता है, ठीक है। यह सीधे उपभोक्ताओं के जीवन यापन लागत को नहीं दर्शाता है। ये सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ताओं के जीवन यापन लागत को नहीं दर्शाता है, ठीक है। क्यों? अभी हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, बताओ भाई। अभी आपको हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था? जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या दर्शाता है कि यह तो एक सर, यह क्या है? यह एक सर आर्थिक संकेत, आर्थिक संकेतांक है। यह एक आर्थिक संकेतांक है, ठीक है, जो सेवाओं और कीमतों में, सेवाओं और कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है, ना कि उपभोक्ताओं के जीवन यापन लागत को, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको जीडीपी डिफ्लेक्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका वर्क क्या है बच्चे, ये कैसे कैसे काम करता है, इसके प्रमुख बिंदु कौन से हैं, ठीक है। और अगर हमको कभी पेपर में जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालना पड़ जाए तो हम निकाल सकते हैं, या कोई पूछ ले तो बता सकते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। थैंक यू सो मच सभी को।